गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम फाइनल ईयर। आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपके लिए नया वर्ड नहीं है। जब से आपने 11th में कॉमर्स पढ़नी शुरू की है आप डेप्रिसिएशन वर्ड सुनते आए हैं। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू यूज ऑफ एसेट्स और ड्यू टू वियर एंड टीयर ऑफ एसेट्स। और हर साल जो है हम एक मूल्य जो है वो अपलिखित करते रहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ करते रहते हैं डेप्रिसिएशन के रूप में। और हर एक एसेट की एक लाइफ होती है और उस एक्सपेक्टेड लाइफ के अनुसार जो है हम राइट ऑफ करते हैं। इनकम टैक्स में रेट्स दिए होते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के भी और रिटर्न डाउन वैल्यू के भी, और उस निर्धारित दरों के अनुसार जो है हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो इसके लिए हम जो बुक यूज़ कर रहे हैं वो डॉक्टर एच.सी. मेहरोत्रा साहित्य भवन आगरा पब्लिकेशन की बुक है। तो अब हम देखते हैं कि डेप्रिसिएशन से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि वो एसेट्स जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन मिलता है। इसमें जो है प्लांट है, बिल्डिंग है, मशीनरी है और फर्नीचर है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। और बिल्डिंग से मतलब जो है लैंड पर बने हुए ढांचे से है। लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज नहीं किया जाता, लेकिन इस बिल्डिंग में आपकी रोड्स भी हैं, पुल, छोटे ब्रिज हैं, पुलियां हैं, कुएं हैं, नलकूप हैं, सारा कुछ जो है वो इंक्लूडेड है। और प्लांट में जो है शिप्स हैं, गाड़ियां हैं, बुक्स हैं, सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं और बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज़ हो रहे हैं। लेकिन इसमें लिविंग स्टॉक, पशु, चाय के पौधे, भवन, फर्नीचर एवं फिटिंग आदि जो है वो शामिल नहीं है। और इनटेंजिबल एसेट्स जो बिजनेस के लिए यूज़ की जाती हैं जैसे टेक्निकल नो हाउ, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, ये 31 मार्च 1998 के बाद जो है वो ऐड किया गया है। पहले इनको हम एसेट्स ट्रीट नहीं करते थे बल्कि इनके एक्सपेंसेस जो है हर साल राइट ऑफ करते थे, लेकिन अब इसे जो है डेप्रिसिएशन एसेट्स माना जाता है और 25% के हिसाब से इसके ऊपर डेप्रिसिएशन हर साल जो है वो चार्ज की जाती है। टेक्निकल नो हाउ, पेटेंट राइट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी और लाइसेंस वगैरह जो इसके अंतर्गत आते हैं। तो 1999-2000 से जो है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। और उसके बाद है कंडीशंस फॉर अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन। असेसी जो है उस एसेट का ऑनर होना चाहिए, चाहे वो फुल ऑनर हो चाहे वो पार्शियल ऑनर हो। जो एसेट पट्टे पर ली गई है या किराए पर ली गई है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की जाती, क्योंकि उसका रेंट जो है एज डिडक्शन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लेम किया जाता है। और इस तरह की एसेट जो है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज़ होनी चाहिए और अंतिम दिन तक उसका प्रयोग होना चाहिए। लास्ट डे ऑफ द ईयर जो है वो उसका प्रयोग होना चाहिए। और इसमें हम जो है डेप्रिसिएशन, क्योंकि बहुत सारी मशीनरीज होती हैं ना भी हों तो इनकम टैक्स का नियम ये कहता है कि हमें ब्लॉक ऑफ एसेट्स जो हैं वो बनाने हैं। ब्लॉक ऑफ एसेट्स का मतलब जो संपत्तियां एक वर्ग की हों, जैसे मशीनरी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, और उधर से आपके इंटेंजिबल एसेट्स हैं, टेक्निकल नो हाउ है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट राइट्स हैं, और जिनके ऊपर सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज होता है वो ब्लॉक ऑफ एसेट्स कहलाता है। और उन ब्लॉक ऑफ एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है। इसमें रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट्स प्लस परचेज ड्यूरिंग द ईयर माइनस सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर करके जो वैल्यू आती है उसके ऊपर जो है डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तो इसमें जो है ब्लॉक ऑफ एसेट्स के ऊपर जो है उनकी रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर स्पेसिफिक रेट से जो है डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है। लेकिन अगर कोई इंडस्ट्री जनरेशन ऑफ पावर और जनरेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में लगी हुई है तो उसमें स्ट्रेट लाइन मेथड से वास्तविक लागत के ऊपर जो है डेप्रिसिएशन स्पेसिफाइड रेट से जो है वो चार्ज किया जाता है। और जो एसेट्स पिछले साल एक्वायर की जाती हैं, गत वर्ष में जो है वो प्राप्त की जाती हैं, इसमें पर डे पर मंथ जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता। जो एसेट प्रीवियस ईयर में आपने एक्वायर की है अगर उसे 180 डेज से कम यूज़ किया जाता है तो 50% डेप्रिसिएशन लगती है, और अगर उसे 180
डेज से ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो फुल डेप्रिसिएशन लगती है, वो डेट ऑफ परचेज से जो है हमें पता चल जाएगा। कंपल्सरी डिडक्शन फॉर डेप्रिसिएशन, तो कुल आय की गणना करते समय अगर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की जाती तो भी उसे जो है टैक्स कैलकुलेट करने के लिए डेप्रिसिएशन की डिडक्शन जो है वो दी जाती है। मोटर कार्स मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ इंडिया, अगर बिजनेस कोई मोटर कार जो है वो फॉरेन में मैन्युफैक्चर हुई है और 31 मार्च 2001 के बाद परचेज की जाती है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो है वो लगेगा। इसी तरह डेप्रिसिएशन अलाउंस टू एसेसी कैरिंग ऑन बिजनेस इन लीज और रेंटेड प्रेमिसेस, लीज और रेंटेड प्रेमिसेस पर ली गई बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है, लेकिन अगर उस बिल्डिंग में वो कोई एडिशन करता है, कुछ जोड़ता है और ये एक्सपेंडिचर जो है कैपिटल नेचर का है, तो जितना उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है उसके ऊपर उसे क्या मिलता है, डेप्रिसिएशन जो है वो मिलता है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो है वो मिलता है। उसके बाद है प्लांट या मशीन पर एडिशनल डेप्रिसिएशन। अगर कोई व्यक्ति जो है किसी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में लगा हुआ है, निर्माण में लगा हुआ है और वो नई मशीन, नई प्लांट शिप या वायुयान को छोड़कर खरीदता है तो उसे 20% जो है जिस साल उसने परचेज की है एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन इसमें रूल वही रहेगा कि अगर उसने उस एसेट को नया परचेज किया है और 180 डेज से कम यूज़ करता है तो 10% एडिशनल डेप्रिसिएशन लगेगा, और अगर 180 डेज से ज़्यादा यूज़ करता है तो 20% जो है उसे डेप्रिसिएशन एडिशनल जो है वो मिलेगा। और ये एडिशनल डेप्रिसिएशन उस अंडरटेकिंग को भी दिया जाएगा जो पावर जनरेशन में लगी हुई हैं या पावर जनरेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में जो है वो लगी हुई हैं। अगर कोई एसएससी किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग में लगा हुआ है और कोई उपक्रम जो है वो आंध्र प्रदेश, राज्य बिहार, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल में 31 मार्च 2015 के बाद एस्टेब्लिश किया जाता है, लेकिन 1 अप्रैल 2020 से पहले जो है वो किया जाता है तो उसे 35% जो है एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। 35% जो है एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो मिलता है। फिर उसमें वही क्लॉज है कि अगर वो एसेट नहीं परचेज की गई है और 180 डेज से कम यूज़ होती है तो 17.5% के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, और अगर पूरा साल 180 डेज से ज़्यादा यूज़ हुई है तो उसे पूरी डेप्रिसिएशन 35% जो है वो एडिशनल मिलेगी। लेकिन कुछ प्लांट्स और मशीनरी दी हुई है जिनके संबंध में कटौती नहीं मिलेगी, या एक्सेप्शंस इसे जो है हम कह सकते हैं। ऐसी मशीन या प्लांट जो पहले फॉरेन में यूज़ किया जाता था उसे बाद में भारत में जो है वो लाया गया है, या ऐसी प्लांट या मशीनरी या रेजिडेंशियल हाउस जो गेस्ट हाउस के रूप में जो है वो काम आती है, ऑफिस अप्लायंसेस या ट्रांसपोर्टेशन के साधन, उसमें भी ये डिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगी, या ऐसा प्लांट जिसमें पहले कोई डिडक्शन जो है वो क्लेम की गई है। तो ये, और दूसरा वो जो मैंने बार बार आपको बता दिया कि अगर 180 डेज से कम यूज़ होती है तो फर्स्ट केस में 10%, 180 डेज से ज़्यादा यूज़ होती है तो 20%, और दूसरा जो आंध्रा, तेलंगाना वगैरह स्टेट्स में जो है वहाँ पर 35% है, और अगर 180 डेज से कम यूज़ होती है तो 17.5% जो है वो डेप्रिसिएशन दी जाएगी। और उसके बाद जो है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट का मतलब है वो कॉस्ट काट कर जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसे सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से या किसी भी अन्य प्राधिकारी से संपत्ति परचेज करने के लिए जो है कोई ग्रांट मिली है या कैश असिस्टेंस मिली है, उसे जो है वो कम कर दिया जाएगा। जैसे कोई एसेट 1 लाख में की है और 20% जो है गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, यानी 20,000 हो गई, तो जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 80,000 पर जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। इसी तरह अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एसेट्स को परचेज करने के लिए किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है तो भी उसको घटाकर जो है वो आपका डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज किया जाएगा। और एसएससी को एसेट एक्वायर करने के लिए किसी भी बैंक के थ्रू या जो भी बैंकिंग आजकल मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं
आरटीजीएस और निफ्टी के थ्रू जो है या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से 10,000 रुपये से अधिक व्यय करता है कैश में, तो उसे एक्चुअल कॉस्ट में जो है वो शामिल नहीं किया जाएगा। और अगर वो स्टॉक को कैपिटल एसेट में जो है वो कन्वर्ट कर लेता है तो ऐसी एसेट बिजनेस एंड प्रोफेशन की हो जाती है, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट वही मानी जाती है जो एसेट को स्टॉक में कन्वर्ट करते हुए एक्चुअल में रहते की मानी गई थी, तो जो एक्चुअल में मानी गई थी। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, वैसे तो वही होती है जिस पे हमने परचेज किया है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें कि ये कॉस्ट जो है वो मानी गई लागत है। एसेट इज एक्वायर्ड बाय द एसेसी बाय वे और गिफ्ट और हेरिटेंस। अगर करदाता को कोई सम एसेट जो है हेरिटेंस में मिलती है, मतलब अपने पिता से या किसी भी व्यक्ति से, और उसमें जो है उसकी लागत जो है पूर्व स्वामी की लागत जो है वो मानी जाएगी कि जिस दिन उसने परचेज की थी अगर वो डेप्रिसिएशन चार्ज करता रहता तो आज उसका डेप्रिशिएटेड वैल्यू जो है वो क्या होती। और हम ये मान लेंगे कि उस ब्लॉक में केवल ये ही एक एसेट थी और वही उसकी क्या मानी जाएगी, कॉस्ट प्राइस जो है वो मानी जाएगी। और इसके लिए संपत्ति का बाजार मूल्य जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो जैसे देखो इलास्ट्रेशन है 1, वो कहते हैं मिस्टर ए परचेज्ड ए कार इन अप्रैल 2017 फॉर 1,90,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। ऑन 10th June 2019 he gifted the car to his son X who uses it fully for his professional purposes. The market value of the car on the date of the gift was 1,70,000. Find out the cost of car for commutation of depreciation for previous year 1920. तो आप देखो मिस्टर ए ने कार अपने पर्सनल यूज़ के लिए परचेज की और 10 जून 2019 को उसने क्या कर दी, अपने बेटे को जो है वो गिफ्ट कर दी, जो उसे अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन में ला रहा है, यूज़ कर रहा है। और गिफ्ट के दिन उसकी मार्केट वैल्यू जो है 1,70,000 थी। उसकी मार्केट वैल्यू क्या थी इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें हम प्रीवियस ऑनर की कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। प्रीवियस ऑनर की कॉस्ट क्या है, 1,90,000, और उसने पहले उसको यूज़ किया और डेप्रिसिएशन जो है उसके ऊपर 15% 17-18 की लगाई, वो हो गई आपकी 28,500, और फिर उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करके आपका आया 1,61,500, और 18-19 में डेप्रिसिएशन चार्ज हुई 15% 24,225, ये लेस करके आपके पास आया 1,37,275। तो जो नया ऑनर है मिस्टर एक्स है, उनके लिए कॉस्ट क्या होगी, 1,37,275। और दूसरा है पुरानी परचेज ऑफ एन ओल्ड एसेट। अगर कोई ओल्ड एसेट को परचेज करता है तो अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि संपत्ति पर ज़रूरत से ज़्यादा डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज की गई है, तो वो परिस्थितियों को ध्यान में रखकर जो उसकी कॉस्ट रीजनेबल उसे लगती है असेसिंग ऑफिसर को, वो क्या कर सकता है, तय जो है वो कर सकता है। लेकिन इसके लिए जॉइंट कमिश्नर से क्या लेनी पड़ती है, अप्रूवल जो है वो लेनी पड़ती है। रिक्विजिशन ऑफ एन एसेट। रिक्विजिशन ऑफ एन एसेट का क्या मतलब है कि आपके पास एक एसेट थी, आपने पहले बेच दी और फिर दोबारा जो है वो परचेज कर ली। अगर आप ऐसा करते हो तो उसमें भी यही माना जाएगा कि जब आपने शुरू से लेकर अब तक डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू आती वही आपके लिए क्या मानी जाएगी, कॉस्ट जो है वो मानी जाएगी। तो जो दोनों में से कम होगा, पहली बार प्राप्त करने की लागत में से टोटल डेप्रिसिएशन घटाने के बाद या असेसी द्वारा वास्तव में चुकाई गई राशि, जो भी दोनों में से कम होगा वो उसकी लागत जो है वो मानी जाएगी। उसके बाद एसेट सोल्ड एंड रिक्वायर्ड ऑन लीज। अगर आप संपत्ति को बेच देते हो और पुनः लीज पर या रेंट पर जो है वो ले लेते हो, तो उसको स्वीकार करने के लिए वास्तविक लागत या उसका अपलिखित मूल्य माना जाएगा जो उसे हस्तांतरण करते समय जो था। उसके बाद है भवन। संपत्ति के व्यक्तिगत प्रयोग करने के बाद व्यापार में प्रयोग करने पर, कोई बिल्डिंग या कोई एसेट जो है वो पहले अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहा था और बाद में जो है वो
अपने बिजनेस में यूज़ करने लगा, तो शुरू से हम देखेंगे कि अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करता तो उसकी वैल्यू जो है वो क्या होती, और वही उसकी क्या मानी जाएगी, कॉस्ट जो है वो मानी जाएगी। डेप्रिसिएशन के लिए इलस्ट्रेशन 2 है, देखो। Mr. B purchased a building on 10th August 2017 for 3 lakh and let out for the business purposes for 4,000 per month. On 1st April 2019, he took the possession of building from tenant and used the same for his business purposes. Find out the actual cost of depreciation for previous year. Admissible depreciation rate is 10%. पहली मशीनरी उसने कब, पहले मशीन का परचेज, बिल्डिंग सॉरी, का परचेज की अगस्त में परचेज की, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये 180 डेज से ज़्यादा जो है वो यूज़ हुई, इसलिए डेप्रिसिएशन क्या लगेगी, फुल डेप्रिसिएशन जो है वो लगेगी। तो ओरिजिनल कॉस्ट आपको, ओरिजिनल कॉस्ट जो है 2017 की दी हुई है 3 लाख रुपीज़, और ये है 1 अगस्त 2017। तो ये डेप्रिसिएशन इसके ऊपर कितनी लगेगी, 30,000, क्योंकि 180 डेज से कम ज़्यादा जो है वो यूज़ हुई है। और उसके बाद फिर डीम डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन नहीं है एक्चुअली, ये मानी गई है डीम डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर के लिए भी आपकी, तो ये हो जाएगी 2,43,000 जो है उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू जो है आगे के लिए मानी जाएगी, रिटर्न डाउन वैल्यू जो है वो मानी जाएगी, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज किया जाएगा। तो आपने इसको ध्यान से देखना है। उसके बाद जो है अपलिखित मूल्य। अपलिखित मूल्य क्या होता है, वास्तव में प्राप्त की गई संपत्ति के संबंध में संपत्ति को प्राप्त करने की लागत को, वास्तविक लागत को क्या कहते हैं, अपलिखित मूल्य जो है वो कहते हैं। मतलब जो आपका कॉस्ट होती है उसमें डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो आता है वो आपका अपलिखित मूल्य जो है वो होता है। और अशोधित ह्रास की राशि, जो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, उसे अगर स्वीकार कर लिया जाता है तो अपलिखित मूल्य ज्ञात करने के लिए उसे भी जो है वो घटा दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें जो है रिटर्न डाउन वैल्यू की गणना करने की विधि, सबसे पहले सभी गत वर्ष में, प्रीवियस ईयर में जो एक जैसी एसेट्स हैं, एक ब्लॉक में आने वाली एसेट्स हैं, उन सभी का टोटल निकाला जाएगा। और अगर उस साल कोई नई एसेट्स जो है वो परचेज की गई है तो उसे ऐड कर दिया जाएगा। और अगर उस साल में कोई एसेट बेच दी गई है तो उसकी वैल्यू को क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। और ये घटने वाली राशि जो है वो रिटर्न डाउन वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसलिए जो है ताकि अपलिखित मूल्य जो है वो शून्य ना हो जाए। और इस वर्ष की गणना करने के लिए जो आपकी वैल्यू आएगी उसके ऊपर जो है आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, और जो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद बचेगा वो अगले साल के लिए क्या होगी, रिटर्न डाउन वैल्यू जो है वो मानी जाएगी। तो आपने मेन जो यही है कि पिछले सालों जो उस संपत्तियों का योग है, एक ही खंड है, वो सारा एक जगह उसका टोटल कर लेंगे और फिर उसमें परचेज ड्यूरिंग द ईयर माइनस सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो माइनस में नहीं जो है वो होनी चाहिए। और अगर सारी की सारी एसेट्स जो हैं वो बेच दी जाती हैं तो उनके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन उस साल नहीं लगाया जाएगा, बल्कि उसके ऊपर जो है कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। अगर पूरा ब्लॉक ऑफ एसेट जो है वो बेच दिया जाता है, सारी एसेट्स को जो है वो बेच दिया जाता है। उसके बाद है डेप्रिसिएशन के आपके रेट्स जो हैं वो दिए हुए हैं। तो रेट्स के लिए आप देखो क्या है, रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो पावर जनरेशन में एसेट्स लगी हुई हैं उनके ऊपर स्ट्रेट लाइन मेथड से जो है डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। बाकी आपके टेंजिबल एसेट्स के जो हैं वो रेट्स दिए हुए हैं, ये 1 अप्रैल 2017 से जो है वो सेम चल रहे हैं। तो ये रेट्स आप याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बुक में से जो है इसको देख सकते हो, नहीं तो क्वेश्चंस में जो है ये रेट दिए हुए होते हैं।
तो इसमें जो है हम इलास्ट्रेशन थर्ड देखते हैं। इलास्ट्रेशन थर्ड क्या कहती है, द फॉलोइंग आर द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ मिस्टर ए ऑन 1st April 2019, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15%, मशीनरी रिटर्न डाउन वैल्यू 3 lakh, he purchased a motor car of 2 lakh on 1st August 2019 and used it in the business, the rate of depreciation of the car is 15%, कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। अब ब्लॉक 1 में मशीनरी है, आप देखो मशीनरी है और उसके साथ की ही मोटर कार 15% डेप्रिसिएशन वाली और परचेज की गई। परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितनी हो गई, टोटल एसेट्स 5 लाख की जो है वो हो गई और उसके ऊपर जो है 15% डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज किया जाएगा। 15% 75,000। अगले साल के लिए जो है वो रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4,25,000। तो अगर किसी गत वर्ष की आय की राशि मतलब इनकम हमारी कम है और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज की जाती है, तो जो बच जाती है उसे हम क्या कहते हैं, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है वो कहते हैं। तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को घटाने के अपने नियम हैं और मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ क्या नियम है कि अगर किसी वर्ष में बिजनेस एंड प्रोफेशन में प्रॉफिट की कमी है और उस वर्ष जो है पूरी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की जाती, तो बाकी बैलेंस डेप्रिसिएशन जो है किसी और बिजनेस एंड प्रोफेशन में से चार्ज कर ली जाती है। मान लो और किसी बिजनेस एंड प्रोफेशन में भी सफिशिएंट इनकम नहीं है, तो बाकी ह्रास जो है वो अन्य किसी हेड की आय में से क्या कर सकते हैं, घटाया जो है वो जा सकता है। और लेकिन अगर फिर भी डेप्रिसिएशन जो है वो पूरी तरह चार्ज नहीं हो पाती है किसी भी कारणवश, तो बचा हुआ ह्रास जो है वो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को आगे ले जाकर जो है बिजनेस प्रॉफिट में से घटाया जा सकता है, चाहे वो बिजनेस एंड प्रोफेशन चालू रहे या ना रहे। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन घटाने की कोई समय सीमा जो है वो नहीं है। तो इसमें क्रम क्या होगा, सबसे पहले जो है ह्रास घटाने से, डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले बिजनेस इनकम माइनस प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस माइनस अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन फिर भी अगर बच जाती है तो उसे अन्य किसी कर योग्य आय में से जो है वो घटाया जा सकता है। तो ये फर्स्ट लेक्चर है डेप्रिसिएशन को लेकर, हमने इसको कंप्लीट किया। थैंक यू वेरी मच और आप इसको करें।